गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ क्लास इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम इसके अंदर जो आपको डिस्क्राइब कर दूं, इंट्रोडक्शन दे दूं, आपको फैमिलियर कर दूं कि चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे नेशनल इनकम क्या होता है, उसके डेफिनेशंस देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम फोकस करेंगे कि टू बेसिस क्या होते हैं, जैसे ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल। ठीक है, मेथड्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन मेथड्स के नाम मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। इसके बाद देखेंगे उनकी डेफिनेशंस क्या होंगी, किसको इंक्लूड करते हैं, किसको एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, इनके बीच में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे कि नॉर्मल रेजिडेंट होने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, और क्या क्या कंडीशंस होती हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होता उनके लिए। इसके बाद देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। तो आपके सामने फर्स्ट स्लाइड है, बिल्कुल आराम से देख सकते हैं आप। तो हमारी पहली डेफिनेशन जो है वो आपके सामने है, द कंट्रीज इनकम इज नोन एज नेशनल इनकम। जैसे हम बात करें किसी पर्सन की जो इनकम होती है उसे क्या कहते हैं, उस पर्सन की पर्सनल इनकम। ठीक है, और किस पूरी फैमिली, अगर हम बात करें कोई पूरी फैमिली है और उसके अंदर चार जने अगर इनकम अर्न करते हैं, तो हम उन चारों को जब कैलकुलेट करेंगे, जब हम चारों को कैलकुलेट करेंगे, उनकी चारों की इनकम को जब हम एग्रीगेट करेंगे, तो हमें पता चलेगा वो उस फैमिली की इनकम बन जाती है। क्या बन जाती है? फैमिली की इनकम। ऐसे ही जब एक एक घर मिलके और टोटल जब पूरी कंट्री को हम कवर कर लेते हैं, तो जब उनकी जो इनकम होती है उसको हम जब ऐड करते हैं तो वो क्या बनती है? नेशनल इनकम। अब इसके अंदर पहली डेफिनेशन हमें ये डिफाइन नहीं कर पाती कि हमें किसे ऐड करना चाहिए और किसे लेस करना चाहिए। ठीक है, हम किसको ऐड करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं, हमें ये डिफाइन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं सेकेंड वन जो है उस डेफिनेशन को, कि नेशनल इनकम रेफर टू नेट मनी वैल्यू और मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। कि उस एक साल के अंदर जो भी नेशनल इनकम, अब नेशनल इनकम में क्या क्या कैलकुलेट करें, देखिए नेट मनी वैल्यू या मॉनेटरी वैल्यू किस चीज़ की, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनते हैं। ठीक है, जो भी प्रोड्यूस की जाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ बाय नॉर्मल रेजिडेंट, जो भी नॉर्मल रेजिडेंट बनाता है, कहाँ? कंट्री के अंदर। जो हमारी नॉर्मल जो टेरिटरी होती है, बाउंड्री होती है, उसके अंदर जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज होती है, उनकी जो फाइनल मनी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू होती है, उसको जब हम सम अप करते हैं, जब एग्रीगेट करते हैं, तो वो क्या बनती है? नेशनल इनकम बनती है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं 1 ईयर की। तो 1 ईयर क्या होता है? 1 ईयर होता है वन फाइनेंशियल ईयर, जो इस साल की वित्तीय ईयर जो हमारा होता है फाइनेंशियल ईयर, वो कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि टू बेसिस हैं। पहला है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं टू बेसिस पे। सेकंड जो चीज़ है वो क्या है? मैथड्स हैं। क्या है वो? मैथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। हम ये मैथड की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं किसी पर्सन की या किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की, या हम बात कर रहे हैं कंट्री की जो उसके अंदर प्रोडक्शन होने वाला है उसकी। हम मेथड की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो जो नेशनल इनकम है उसको टू बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। पहला ऑन ज्योग्राफिकल बेसिस, जिसे हम कहते हैं जीडीपी, और ऑन पॉलिटिकल बेसिस, जिसे हम कहते हैं जीएनपी। ठीक है, अब मैं जीडीपी की बात और डिफाइन कर दूं आपको। तो जीडीपी हम किसे कहते हैं? जो भी चीज़ें जो नॉर्मल रेजिडेंट हमारे इंडिया के अंदर, ज़रूरी नहीं है नॉर्मल रेजिडेंट, अगर फॉरेनर भी है और इंडिया में रहता है और यहाँ कोई कंपनी है जो फॉरेन की है और यहाँ प्रोडक्शन करती है, तो भी हम उसे जीडीपी में काउंट करते हैं। लेकिन जीएनपी में हम, जीएनपी के अंदर हम उन चीज़ों को काउंट नहीं करते। हम ये देखते हैं कि जो भी चीज़ें जो हमारी बाहर फॉरेन के अंदर भी हैं, लेकिन वो हमारे एक नॉर्मल रेजिडेंट हैं जिसके पास सिटीजनशिप है इंडिया की, और वो बाहर अब्रॉड में रह के वहाँ इनकम जनरेट करता है और इंडिया सेंड करता है, तो हम उसे किस में कैलकुलेट करते हैं? जीएनपी के अंदर। ठीक है, तो जीडीपी के अंदर यहाँ जो होता है ये क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, और जीएनपी जो होती है वो ओपन इकोनॉमी होती है। ठीक है, क्योंकि हम ट्रेड करते हैं
अदर कंट्रीज से। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि हमें ना और डिफाइन करते हैं अच्छे से कि जोग्राफिकल बेसिस में क्या रखते हैं और ऑन पॉलिटिकल बेसिस में क्या क्या देखते हैं। We added the value of total production of resident, foreign resident and companies in a geographical boundary of a country to calculate the GDP। आपने देखा हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जोग्राफिकल बाउंड्री, जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री की। ठीक है, और कौन कौन रहता है इसमें? रेजिडेंट, फॉरेन रेजिडेंट एंड कंपनीज इन अ जोग्राफिकल बाउंड्री। जो भी कोई चीज़ है, जो भी रहने वाला कोई निवासी, देश का हो, विदेशी हो या कोई कंपनी जो यहाँ की हो, फॉरेन की हो, लेकिन है हमारी बाउंड्री के अंदर, तो हम उनकी द्वारा जो बने हुए दे प्रोड्यूस द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट शुड बी एडेड इन जीडीपी। ठीक है, और सेकंड पे चलते हैं। ऑन पॉलिटिकल बेसिस की बात करें तो पॉलिटिकल बेसिस में फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम द सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। किसको कंसिडर कर रहे हैं? सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। हम उसकी सिटीजनशिप को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कंसिडर किसको कर रहे हैं? सिटीजनशिप को। द इनकम अर्ड बाय द सिटीजन ऑफ अ कंट्री। इनकम कौन अर्न कर रहा है? सिटीजन है जो कंट्री का, वो। वेदर रिसाइडिंग इन द जोग्राफिकल जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री और अब्रॉड। वो चाहे यहाँ रहने वाला हो, चाहे वो विदेश में रहता हो, लेकिन इनकम अर्न कर रहा है। और सिटीजनशिप कहाँ की? उसकी इंडिया की। When a citizen of a country work in different country, it will be calculated in GDP। हम जब भी उसको कैलकुलेट करते हैं, जो जीडीपी हमने यहाँ का, पहले हम हमारे देश की बात करें तो हमारे यहाँ जितनी भी बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन है उसे कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद जो फॉरेन से इनकम आएगी हम उसे जैसे ही ऐड करेंगे तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? जीएनपी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जीएनपी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। किस किस को देखना है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसको देख रहे हैं हम? सॉरी, हम देख रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें किसको ऐड किया है? ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है देखते हैं। प्रोडक्शन बाय इंडियन रेजिडेंट इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रहने वाला कोई इंडियन पर्सन, हम उसे यहाँ काउंट करते हैं। ठीक है, बी क्या है? प्रोडक्शन बाय फॉरेन रेजिडेंट इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया मतलब है फॉरेनर बट वो यहाँ आके यहाँ प्रोडक्शन करता है, तो हम उसे किस में रखेंगे? जब इन दोनों का एडिशन, जब इन दोनों का सबमिशन कर लेंगे तो वो किस में चला जाएगा? जीडीपी के अंदर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर चला जाएगा। जीएनपी में क्या जा रहा है देखिए, ए प्लस सी, यानी ये दोनों ए प्लस सी। ठीक है, प्रोडक्शन बाय इंडियन रेजिडेंट इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया और प्रोडक्शन बाय इंडियन रेजिडेंट इन जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द अदर कंट्री। अदर कंट्री के अंदर रहता है, लेकिन वो जो एम्बेसी, हम यहाँ अगर पर्टिकुलर बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो वो किसका नाम है? एम्बेसी की बात हो रही है। जो एम्बेसीज होती हैं वहाँ पर जो एम्प्लॉय होते हैं, इंडियन एम्प्लॉय, वो होते तो यहाँ के हैं ना, उनके पास सिटीजनशिप यहाँ की होती है लेकिन वो रहते फॉरेन के अंदर हैं, इसलिए तो उनमें हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वो किस में चले जाएगी? जीएनपी के अंदर चली जाएगी। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी, इट रेफर टू द जोग्राफिकल टेरिटरी बाउंड्री एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट विद इन पर्सन गुड सर्कुलेट फ्री। मीन्स जोग्राफिकल जो टेरिटरी है, जो एक देश है, उस देश की जो बाउंड्री है और उसके अंदर जिसकी गवर्नमेंट चल रही है ना, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट विद इन अ पर्सन गुड सर्कुलेट फ्रीली, जहाँ पे लोग और सामानों को आसानी से ले जाया और लाया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें, किसे इंक्लूड करते हैं और किसे नहीं करते। फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, फॉरेन की एम्बेसी है लेकिन इंडिया के अंदर है, तो हम उसे अपना यहाँ पार्ट नहीं मानते। ठीक है, लेकिन इंडियन एम्बेसी है और किसी दूसरे देश में है तो हम उसे अपनी बाउंड्री मानते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? इट रेफर टू एन इंडिविजुअल और अ कंपनी हु ऑर्डिनरी resides in the country for a period more than 1 year and whose center of interest। अब नॉर्मल रेजिडेंट देखिए, हमने थोड़ा पढ़ा, क्या होता है? कोई भी पर्सन या कोई कंपनी जो ऑर्डिनरी यहीं रहती है, मतलब उसको कहीं और रहना ही नहीं है, उस
का लिविंग प्लेस यही है, या उन लोगों को या उस कंट्री सॉरी उस कंपनी को रहते हुए यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा या 1 साल से ज़्यादा उस कंपनी को वर्क करते हुए यहाँ हो गया है टाइम, और उसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या है सेंटर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है इकोनॉमिक, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो वो यहाँ करते हैं। अब बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? अर्निंग करना, स्पेंडिंग करना, एक्यूमुलेशन करना, ठीक है, तो वो सब उनका यहाँ पर है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ देखेंगे कंडीशन क्या है, ठीक है, हम यहाँ क्या देखने वाले हैं, कंडीशंस क्या है नॉर्मल रेजिडेंट की, और क्या कंडीशंस है नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होने की, है ना, किसे हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते। तो नॉर्मल रेजिडेंट के लिए पहला है, फर्स्ट पॉइंट है लिव्स और इज लोकेटेड। लिव्स जो ये रहता हो, या जिसकी जो पोजीशन है, लोकेशन है, वो यहाँ किसी कंट्री के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती हो। कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन फॉर्म दैट लोकेशन। ठीक है, क्या करना, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना वहाँ पर, ठीक है, क्या करना, अर्निंग्स करना, स्पेंडिंग खर्च करना, एक्यूमुलेशन करना, सेविंग्स करना, ये सब, ठीक है। और कौन कौन इंक्लूड नहीं होता नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर? फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, जो भी लोग यहाँ घूमने आते हैं वो सब, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, डिप्लोमेट एंड मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, जो भी एक्सरसाइज हमारे यहाँ होती हैं, हमारे देश की बहुत सारी जो आर्मी है वो बाहर एक्सरसाइज के लिए जाती है, तो वहाँ की वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होती। तो ऐसे ही जब कोई बाहर बाहर का कोई भी यहाँ एक्सरसाइज के लिए आता है, ठीक है, सैन्य अभ्यास, जिसे हम क्या बोलते हैं, सैन्य अभ्यास बोलते हैं, एक्सरसाइज, ठीक है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती हैं उनके लिए आते हैं, तो उनके जो मेंबर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, उनको हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहते। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो उनके प्रीमाइसेस होते हैं, हम उनको इसमें काउंट नहीं करते। फिर एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉय उस प्रीमाइसेस के अंदर काम कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, हम उन्हें भी यहाँ काउंट नहीं करते, ठीक है। और लास्ट वन है एक्स्ट्रा फैक्ट्स, एक्स्ट्रा नॉलेज आप सबके लिए। दादाभाई नौरोजी is the first person who calculated the national income in 1868. After independence in 1949, a committee to measure national income was constituted under the chairmanship of श्री P.C. Mahalanobis. तो सबसे पहला जो देखा हमने कि दादा भाई नौरोजी फर्स्ट पर्सन थे होल वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। कब किया था? 1868 के अंदर, ठीक है। इसके बाद इंडिया के अंदर बहुत बार कोशिश की गई नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की, और आफ्टर इंडिपेंडेंस 1949 के अंदर एक कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन कौन थे? पीसी महालनोबिस, जिसका काम क्या था, इस कमेटी का काम क्या था? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना, ठीक है। और 1956 ऑनवर्ड, 1956 के बाद से लेके और अभी तक जो भी पब्लिशिंग की जाती है, एस्टिमेट्स दिए जाते हैं नेशनल इनकम के, वो कौन देता है? सीएसओ। सीएसओ इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हर साल जब भी नेशनल इनकम के पब्लिशिंग होती है एस्टिमेट्स का, तो वो कौन करता है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई थिंक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।